आपके ख्याल में एक तो ज़ाहिर इक़्तिसादी सर्वे पे कमेंट कर दीजिएगा, जो इसकी की चीज़ें खासतौर पर IMF के बगैर जाए बगैर गुजारा नहीं, तो इस सारी सिचुएशन में IMF का बजट आम आदमी के लिए क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं? और ये जो अहदाफ की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए, तो क्या ये टारगेट ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़रअंदाज रख कर किए जाते हैं और हुकूमत इन हदफ तक क्यों नहीं पहुँच पाती? फिर अरशाद अंसारी साहब। जी शुक्रिया। देखें, इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जब टारगेट रखे जाते हैं तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जो अदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की तरफ से, उन अदाद शुमार की कलेक्शन पे का जो मैकेनिज़्म है उस पर सवालात उठते हैं, क्योंकि उसी की बुनियाद पे जो है वो एलोकेशन होती है और उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई भी है। और वर्ल्ड बैंक IMF के जो एतराज़ात होते थे वो यही होता था कि आपके जो फिगर्स हैं, जो अदाद शुमार हैं, वो क्रेडिबल नहीं होते। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बजट एलोकेशन जब की जाती है, उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो फिर वो पता चलता है कि अगर कोई चीज़ 100 बंदों के लिए कोई फंड्स रखे गए थे तो वो तादाद 100 नहीं है, वो 200 है, तो फिर हमें उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो वो फाइनेंसिंग जो है वो हासिल करना पड़ती है। और दूसरी ये चीज़ है कि आज उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे यही क्वेश्चन हुआ कि जब टारगेट आपके मीट नहीं होते तो आप फिर इन टारगेट्स को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों रखते हैं कि फिर आप उस पर वजाहतें पेश करते हैं, फिर उसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आता है। कि जैसे अभी आप देखें, 2-3 दिन से मुल्क की स्टॉक मार्केट जो है वो भी जो है वो अच्छा नहीं बल्कि माइनस जो है वो प्ले कर रही है। तो उस पर उनका ये ख्याल था कि हम एम्बिशियस टारगेट रखते हैं ताकि चैलेंजिंग टारगेट होंगे तो फिर हम उसको उसके करीब तक पहुंच सकेंगे। अलबत्ता ये है कि जो मैंने इसको अभी तक जो स्टडी किया कि ओवरऑल जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो फिजिकल हमारी पोजीशन है और जो बहरान है, उसमें इसको आप कह सकते हैं कि बहुत बुरा सर्वे नहीं है। जो अदाद शुमार हैं उसमें काफ़ी हौसला अफजा भी है। खासकर इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम है कि एक कॉटन की जो क्रॉप है वो बहुत जो है वो इसमें बहुत जो है बड़ा इंक्रीज आया है। वीट तो है ही है और एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल पूरा जो है वो उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज आया है। तो कॉटन का मतलब ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट बेस करती है वो ज़्यादातर हम जो हमारी जो एक्सपोर्ट लेड जो इकोनॉमी में जो हमारा जो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर है वो उसमें टेक्सटाइल है। तो अगर हमारी पहले हमें टेक्सटाइल को जो अपना रॉ मटेरियल जो कॉटन ही है उसमें जो मेन सबसे बड़ा है तो उसकी इंपोर्ट पे काफ़ी ज़रा मुबादला हमें खर्च करना पड़ता था। तो एक तो ये हौसला अफजा है। फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी कम है। फिर करंट अकाउंट जो खसारा है वो तो अमेजिंग है। वो $6 अरब का जो है वो तवक्को की जा रही थी कि शायद रहेगा, लेकिन जो हमें वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि $200 मिलियन के लगभग जो है वो रहने की तवक्को है कि वो ये बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ जो है वो जो क्वेश्चन मार्क हुआ था तो उसमें वो उनके पास गो के उसमें टाइम नहीं था, उसमें क्वेश्चन नहीं हुए। लेकिन जब बाद में मैंने उनसे पूछा तो उसके पास वो कहते हैं कि इस पर मैं जाके काम करूंगा। जो इस सर्वे में प्रॉब्लम आई है वो ये है कि जो इंपोर्ट का जो बिल है, जो इंपोर्ट से उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। $80 अरब से एकदम $60 अरब के करीब आ गई है। ये मैच नहीं करता कि दूसरी तरफ ये इंपोर्ट को जो कंप्रेस किया गया था, जो उसको जो रोका गया था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपकी मुल्क की जो मुकामी इंडस्ट्री है उसको जो है वो प्रमोट किया जाए, उसके वो फले फूले ताकि रोजगार के मौके मिले और इकोनॉमी बढ़े। लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो फिगर है वो 1.9 के समथिंग है, यानी कि वो टारगेट से बहुत बिलो है। वो हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि ये जो 20 बिलियन का ये गैप बनता है तो ये फिर क्या है, ये 20 अरब क्या स्मगल हो गया है कि इसका मतलब है कि स्मगलिंग जो है वो बढ़ गई है। उस पे वो थोड़ा सा वो कह रहे थे कि इस पे मैं जो है ना जाके वर्किंग करके जो है ना वो फिर बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें अभी भी देखें गवर्नमेंट जो है वो पिछले कुछ अरसे से जो है वो टैक्स छूट की जो है वो कमी और उसको ख़त्म करने की बातचीत कर रही है और कभी बहुत सारी की भी है। और मैं 100 ऑफ बिलियन रुपीज़ की जो है एग्जम्पशन ख़त्म किए हैं। अभी भी IMF इसी बात पे जोर दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टैक्स एग्जम्पशन जो है वो ख़त्म करे। इसमें जो है वो पिछला फिगर तो नहीं दिया, लेकिन जो मुझे याद पड़ता है कि ये उस लिहाज से पिछले साल से ये कम होने की बजाय बढ़ गई है। ये ओवरऑल जो टैक्स एग्जम्पशन है ये 3,880 अरब रुपए के करीब जो है वो ये टैक्स की छूट है जो दी गई है, जो जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल है, सेल्स टैक्स भी और कस्टम ड्यूटी भी। इसमें फाटा पाटा में जो इंडस्ट्री को मराहत दी गई है वो भी शामिल है। जी तो एक क्विकली एक और सवाल, ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ज़ाहिर है खुद भी वज़ीर ख़ज़ाना आप उस मौजूद भी थे, वो इस्लाहात की भी बात कर रहे थे और कुछ सेक्टर में वो कह रहे थे कि पॉलिसीज़ के होते हुए भी हम उस पर उस तरह से काम नहीं कर सकते। ऑल्दो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या आपको लगता है, ज़ाहिरा आपकी एक्सपर्टीज भी हैं, आपको लगता है कि उसके बगैर हम मईशत को बेहतर ट्रैक पर ला सकते हैं?
नहीं, नामुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का है। देखिए रिफॉर्म्स जो है ना वो सुनते सुनते हम भी जो है ना वो एक अरसा हो गया है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, कुछ बेहतरी भी आई है, लेकिन जो होता है ना ग्राउंड रियलिटीज पे, उस पे रिफॉर्म्स नहीं होती। ज़्यादा होता ये है कि ये फंडेड होते हैं रिफॉर्म्स के प्रोग्राम। हमारा फोकस ये होता है कि किसी तरीके से हमें उस फंड्स की किस्त मिल जाए, उसमें जो उनके एक्शन, प्रायर एक्शंस होते हैं या कंडीशंस होती हैं, उसको हम मीट करने के लिए उसमें हम कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेते हैं, कहीं पे हम जो है वो कागजों में जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, पूरा करके वो उनकी शराइत पूरी हो जाती हैं और फिर हमें किस्त मिल जाती है। यही वजह है कि रिफॉर्म्स का उस तरीके से हमें रिजल्ट नहीं मिला जितने अरसे से ये रिफॉर्म्स चल रही हैं। अगर गवर्नमेंट अब ये रिफॉर्म्स कर लेती है, जो कि अब नजर भी आ रहा है कि देखें कैरेट और स्टिक, रिफॉर्म्स में दो पहलू साथ साथ होने चाहिए। जी जी। अगर आप सिर्फ कैरेट रखेंगे तब भी रिफॉर्म्स नाकाम हो जाएंगी, अगर आप जो है स्टिक रखेंगे तब भी नाकाम हो जाएंगी। ये एक अच्छी बात है जो वज़ीर ख़जाना ने कही है। हमने उनसे यही कहा था कि ये भी हर साल हर फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कहता है कि ये पहले नहीं हुआ, अब हम करेंगे। उन्होंने इन्फोर्समेंट मेजर की बात की कि आप इन्फोर्समेंट मेजर को हल्का ले रहे हैं, आप इन्फोर्समेंट को हम बढ़ा के रेवेन्यू को काफ़ी बढ़ाएंगे। और दूसरा उन्होंने जो रेवेन्यू स्टैकअप हुआ था उसकी बात की। हमने उन्हें यही कहा कि अल्लाह करे ये हो जाए, और अगर ये हो जाए तो वाकई जो है ये रेवेन्यू को इतना बड़ा टारगेट नहीं है, ये हम अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमी में हमारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम यही है कि लीकेजेस को रोका जाए, रियल टाइम जो है वो रिफॉर्म्स की जाए, ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रख की जाए, और ये कारकर्दगी बेस्ड रिफॉर्म्स होनी चाहिए। टैक्स नेट की बात होती है उसमें जिस तरह अभी अरशाद अंसारी साहब बात भी कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज किया जाता है। सैलिड क्लास हर दफा जाहिर है उनके ऑप्शन में वही होती है, दायरे कार नहीं बढ़ाया जाता, वहां पर इस्लाहात की बड़ी जरूरत है। आमिर साहब, ये जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई, जाहिर है आम आदमी को रिलीफ देने पर सभी कोशिश कर रहे हैं और वो बारहा इसका एतराफ भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये वाकई आने वाले बजट से आम आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए? और बारहा हम अपने रेगुलर शो में भी ये बात करते हैं कि अगर टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाना है तो तभी फिर उसकी रिफॉर्म्स की तरफ जाए ना, ये तो नहीं कि जिन पर पहले टैक्स है आप उन्हीं को ही बढ़ाते जाएं कि जी ऑलरेडी वो तो कट जाता है तो दोबारा भी वही कुर्बानी के बकरे बनते जाएं। आमिर साहब, ये बिल्कुल उस तरह की तवक्को है जिस तरह हम परसों इंडिया पाकिस्तान के मैच में आखिरी 3 बॉलों पे हमें यकीन था कि हम 3 छक्के शायद लगा लेंगे और हम हदफ पूरा कर लेंगे। ये हर साल जैसे वो बंदा रेत पे खड़ा होता है और दूर से उस चक्कर में पड़ जाता है कि आगे दरिया है। हम पूरी कौम बजट में इस तरह के लारे लप्पों में लगती हैं। जरदारी साहब ने बुला लिया, बिलावल भुट्टो साहब ने जनाब बड़ी अभी जारी हुई है कि उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया है कि PMLN हमें नई एतमाद में ले रही। भाई आप एतमाद में नहीं ले रही, आप खड़े होकर कहेंगे हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है, ये गवर्नमेंट बजट ही नहीं पास करा सकती, खत्म बात। भाई ये पब्लिक को धोखा देने का क्या है? 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे वो गवर्नर पंजाब ने डेफेमेशन बिल पे किया है, उठ के छुट्टी चले गए, बिल लिख के चले जाते, मैं नहीं कर रहा पास, 14 दिन लटक जाता, दोबारा पंजाब असेंबली से पास होता। कहीं हकीकत का कोई सामना नहीं करता। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, IPP हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने मुआहदे कर दिए, हम रिवाइज करा रहे हैं। आज वही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो फंसा के रखा इन गर्दिशी कर्जों की बारूदी सुरंगों ने। उमर अयूब यहीं मौजूद है, पूछ लें बुला के वो क्या कहते थे, पिछले वाले क्या कहते थे। हम गा गे गी में ही तो फंसे हुए हैं, पाकिस्तान कभी इससे निकला ही नहीं। टेक्निकल शकील रामे साहब, इलियास साहब और इरशाद अंसारी साहब बता रहे हैं इशू क्या है, बढ़ा दो जी टैक्स, IMF को भी मिलते हैं, हमें जो तनख्वाहदार तबका है ना उनके ऊपर लगा दो कि जी उसको 35% से जो टॉप है उसको 45% पे ले जाओ, यानी जो जिनको निचोड़ रहे हैं उनका मतलब और धागा चढ़ा दें कि बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना। यहां हर मरात याफ्ता तबके के लिए कोई ना कोई चोरी, जो शकील रामे साहब ने मेरी बात के बदले में कही थी बात कि जी वो सारे ही अपने हैं। भाई ये सब पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI, शुगर माफिया हो, IPPs हो, ये सबको बुनियादी तौर पे सब ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। इन सब के हुक्मरानों के, अपोजिशन लीडरों के, उनके पास गाड़ियां होती हैं, अखराजात होते हैं। यही मैंने इसलिए कहा कि ये काम शहबाज शरीफ चाहें तो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने लोगों को बिठाना है, यानी पाकिस्तानी इन्वेस्टर को, कि जी आप बैठें, ये मुल्क तबाह हो गया है, आपने प्रॉफिट्स इतने साल कमा लिए हैं, बताएं आप लोगों को कि जी हम आपको दे रहे हैं। ये मुआहदे चुके सॉवरन गारंटी के साथ किए हैं। बहुत सारे लोगों ने कंसोर्शियम बनाए हुए हैं गैर मुल्कियों के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई चढ़ जाता है, कभी कोई चढ़ जाता है, जो इन्वेस्टमेंट उसकी भी प्रोटेक्शन जरूरी है। लेकिन कहीं तो बस हो सकती है ना कि अपने लोगों को, इसके बाद आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं कि जी देखें हमने अपने लोगों को बनाया है। और उसमें डंडा डोली से मुराद ये है कि आप बिठाएं उनको, ये बताएं कि जनाब
साहब ये हैं, देखें ना हम एक्सपोर्ट में जब उनको रिबेट देते हैं वो डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं लाते, हर तरह की रियायत ले जाते हैं यहां से, और बदले में सिर्फ अगर एक्सपोर्ट वाले सियासत जो हमारे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी जी। उनको ही बिठा दें कि बताओ आपने इतना माल बनाया है इस मुल्क के लिए बता दो, वो 4 पैसे जो रफाई इदारों के नाम पे खर्च करते हैं वो टैक्स को बचा रहे होते हैं उसके अंदर भी। ये सारे का सारा धंधा है पर गंदा है। यहां शहबाज शरीफ खुद इंडस्ट्रियलिस्ट, फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको ये सारी चीजें ओपन करनी चाहिए। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि जी अपने उस सब करें, लाएं सब अपने दोस्तों को, अपने सियासी मुखालफिन को टेबल पे लाके बिठाएं और ये लाइव चला दें कि जनाब आपने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं। कोरोना में क्या बताते थे इमरान खान साहब कि जनाब हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने, हमारे बिजनेसमैनों ने इतना पैसा प्रॉफिट कमाया। मिफ्ता इस्माइल साहब जिनकी जुबान रुकती नहीं है, आम आदमी का आज करते हुए सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स उनकी कंपनियों ने कमाया। क्या उन्होंने बैठ के ऐसा फार्मूला दिया कि उस प्रॉफिट से किसी को हिस्सा मिल जाए या आम आदमी की फलाह का काम बतौर वजीर खजाना वो कर जाए? उनको 2 दफा पीएमएलएन ने बिठाया बगैर किसी जीते हुए इलेक्शन के आईनी प्रोविजन के तहत। आज तक उनका गिला ही नहीं खत्म हो रहा। हमारे तो मुल्क का मसला यही हो गया है कि आप शौकत अजीज को उठा लाएं, आप शौकत तरीन को उठा लाएं, आप हफीज शेख को उठा लाएं, आप मोहम्मद औरंगजेब को ले आएं। इन सब के मसाइल हैं कि इनके पास पैसा है डॉलर, यूरो और पाउंड में, बिल्कुल, और ये खर्च कराते हैं रुपए में, तो इनको कोई महंगाई नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारा असल मसला है कि हम उन लोगों को बिठाते हैं जिनके कारोबार यूएई में हैं, जिनके कारोबार दुनिया भर में हैं, खालिस पाकिस्तानी सोच के साथ होंगे, बहुत अच्छे लॉयल पाकिस्तानी। राम साहब बिल्कुल आप भी यही बात कर रहे थे जी, जो हमें तबाह करते हैं जी। राम साहब आप भी यही बात कर रहे थे बिल्कुल। अब 12,900 अरब का अगर टैक्स टारगेट रखा जाता है तो इसका मतलब है इस साल जो कलेक्शन होगी उससे 45% ज्यादा, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? और साथ ही ये जो 1400 अरब रुपए मुकर्रर किया है जी तरक्याती बजट का, आपके ख्याल में ये कितना माकूल और काबिल अमल है? जाहिर है आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और IMF के साथ ये किस तरह से बातचीत आगे होगी तरक्याती बजट को लेकर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बाहर जाते हैं इन्वेस्टमेंट लेने तो वो कहते हैं आपकी शराफिया का पैसा कहाँ है, कहाँ इन्वेस्टमेंट है उनकी, तो कोई जवाब नहीं है किसी के पास कि वो बाहर चला गया साहब का सारा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपके गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हों, ब्यूरोक्रेट हों, आर्मी वाले हों, जो भी हों, जो रिटायर होता है पाकिस्तान से निकल जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आपको अपने मुल्क पे ट्रस्ट नहीं है, जो आप मुल्क चला रहे हैं, जो लोग आप मुल्क चला रहे हैं, आप हर वक्त कहते हैं हम इस मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, वो कम से कम सरमाया तो लगा लो ना अपना इधर। फिर दूसरी बात, वो कहते हैं हमने सिक्योरिटी बड़ी इंप्रूव कर दी है। वो कहते हैं आपका एक असिस्टेंट कमिश्नर भी वो 5-7 पुलिस वाले लेके निकलता है अपने साथ, कैसी इंप्रूवमेंट है ये? देखिए, बात कहने से नहीं, बात करने से नजर आनी चाहिए, एक चीज। दूसरी, जो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है। हमने अंधाधुंध के बात करते हैं अंधों की तरह कि जनाब बस हमने पॉलिसी पकड़ ली, टैक्स टैक्स टैक्स। भाई कोई मुल्क टैक्स रेवेन्यू पे अकेले नहीं चलता। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो होता है ना, वो उनका बैलेंस होता है। हमारे क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू को खत्म कर दो, मतलब जो हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनको खत्म कर दो, जो हमारे इस तरह उनको खत्म कर दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो। वो कहता है जी मुझे सब्सिडी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, अगर नहीं दोगे तो मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मुझे कंसेशन नहीं दी टैक्स की, मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मुझे ये नहीं दिया, मेरा बिजनेस तबाह हो गया। यही टेक्सटाइल जिसको यानी कि आप बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस देते थे हर साल, वो जी बस ठीक है चल रही है, जैसे नहीं देते वो नेगेटिव में चला गया, मुझे हो कुछ नहीं रहा। इतना नालायक किस्म का हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसको सब्सिडी ना दो तो चलता नहीं है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट जिनको आपने प्राइवेट सेक्टर में नवाजा हुआ है, मतलब IPPs, उन्होंने इस मुल्क का वैसे बट्टा गिर कर दिया। आप कैसे प्राइवेट सेक्टर पे ट्रस्ट कर सकते हैं? हमें अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को चलाना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से चलाना चाहिए और इकोनॉमिक रैशनल पे चलाना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं उनको प्राइवेट करने की, ये तो एक कोई इसकी स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। 3, 4, 5 साल बाद हम इससे वर्स्ट किस्म के क्राइसिस में होंगे अगर हमने अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बीच दी। क्विकली राम साहब एक ब्रेक जाना है जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं।